हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर एग्ज़ाम अर्थात उप अंकेक्षक 5 जुलाई 2026, आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो ऑडिटर और सब ऑडिटर के आए हुए एग्ज़ाम्स हैं अन्य राज्यों में, वहाँ के प्रश्नों को मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये आज का क्लास है दोस्तों, क्लास नंबर 21वां। इससे पहले मैंने आप लोगों को 20 क्लास और प्रोवाइड कराया है। 20 क्लास में लगभग हमने हर क्लासेस में 50 प्रश्नों को डील किया दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको 1000 से 1500 प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले 3 मॉडल पेपर भी कराया है, जिसमें 100 प्रश्न को हमने डील किया था दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे मास्टर मॉडल पेपर, जो कि मॉडल पेपर 4 नंबर और मॉडल पेपर 5 नंबर, ये दोनों का आपका मिला जुला क्वेश्चंस को उठाया गया, दोनों का समावेश है, समझ लीजिए आप इसको। और इसमें 150 से अधिक प्रश्नों को हम लोग डील करेंगे दोस्तों। इस परीक्षा के लिए ये मान के चलिए कि आपका जो सब्जेक्टिव जो भी नॉलेज था उसका ये लास्ट वीडियो है, और इसके बाद एक वीडियो और लास्ट में आएगा आप लोगों के लिए कल, जो कि रहेगा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक। छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, जो आपके इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है अर्थशास्त्र वाले, उसमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है उसके हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, किसके? छत्तीसगढ़ के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। और वीडियो देखने में यदि असमर्थ है, समय कम है, तो आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने जितना भी क्लासेस आपको दिया यहाँ पर, उस सभी का मैं PDF भी आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों। केवल मात्र 99 रुपीज़ में आपको सभी PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। तो जो लोग PDF बाय करना चाहते हैं वो लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 8962530503 पर संपर्क करके PDF खरीद सकते हैं, और इस PDF में पूरे आपके क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जो लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं वो भी PDF बाय कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखने का समय कम है, सिर्फ 4 दिन शेष बचे हुए हैं आप लोगों के, और कम से कम लगभग वीडियो जो है हर घंटे 1-1 घंटे की क्लासेस दिया है मैंने दोस्तों। तो 21 घंटे आपका यूं ही हो जाता है। 20-21 घंटे का आप वीडियो पॉसिबल नहीं कि कंटिन्यूसली देख पाएँ, तो PDF ले लेंगे जो लोगों को लेना होगा दोस्तों। ओनली 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसके साथ मैं बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि इंग्लिश में भी सर आप PDF प्रोवाइड करा दीजिए, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड करा दिए। तो अब इंग्लिश में भी PDF भी अवेलेबल है दोस्तों। तो जो लोग इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो भी इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी, और आप लोग अब सिर्फ रिवीजन करेंगे आज के बाद। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने जितना भी पढ़ा पर्याप्त है, बस बार बार आप रिवीजन करिए 4 दिन। दूसरी बात, आपको एग्जाम 4 दिन बचे हुए हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर जो पढ़ा है वो बन नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपने जो पढ़ा है बहुत बढ़िया पढ़ा है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है काफ़ी है, पर्याप्त है। ठीक है, तो बस रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मैं सभी को ये बात कह रहा हूँ दोस्तों, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है मैं आप लोगों को बाद में दूंगा ही। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में पृथक अस्तित्व की अवधारणा जो है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मुख्य निहितार्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है, व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्व बराबर होते हैं, व्यवसाय और उसके स्वामी का कानूनी व वित्तीय अस्तित्व अलग माना जाता है, व्यापार को निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा, या फिर केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाएगा जो मुद्रा में मापने योग्य है। देखिए, काफ़ी लोग प्रश्न किए थे कि सर कूट वाले प्रश्न आ सकते हैं क्या? तो कूट वाले प्रश्न उतने तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को कूट वाले प्रश्न के जैसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जिसमें आपको सोचने पे, यहाँ पर आपको अपना तर्क शक्ति लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आज का जो मॉडल पेपर में तैयार किया हुआ हूँ। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में पृथक अस्तित्व की अवधारणा जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका निहितार्थ क्या होता है? निहितार्थ क्या होता है मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय और उसके स्वामी का कानूनी व वित्तीय अस्तित्व अलग माना जाता है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, है ना, दोहरा लेखा प्रणाली में जो आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, उसमें व्यवसाय और उसके स्वामी का कानूनी व वित्तीय अस्तित्व अलग माना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इसे। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादिता की परिपाटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, रूढ़िवादिता की परिपाटी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार जो भी कम हो पर किया जाता है।
यदि चालू वर्ष में बाजार मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न तो यहाँ पे यही बनता है कि रूढ़िवादिता की परिपाटी जो होती है उसके अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम होता है उस पर होता है। पर यहाँ पे एक और प्रश्न जोड़ रहा है कि यदि चालू वर्ष में बाजार मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन है बढ़े हुए मूल्य पर मूल्यांकन कर लाभ बढ़ाया जाएगा, बढ़े हुए मूल्य की उपेक्षा कर ऐतिहासिक लागत पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, स्टॉक को औसत मूल्य पर मूल्यांकित किया जाएगा, या बढ़ा हुआ मूल्य सीधे संचय रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़े हुए मूल्य की उपेक्षा कर ऐतिहासिक लागत पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी ने 50,000 की एक मशीन खरीदी और उसकी स्थापना पर 5,000 नगद खर्च किया। लेखापाल ने स्थापना पर व्यय को भूलवश मजदूरी खाते किसमें वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये किस प्रकार की अशुद्धि होती है। एक व्यापारी ने 50,000 की एक मशीन खरीदी और उसका स्थापना पर मतलब इंस्टॉलेशन पर 5,000 रुपये नगद खर्च किया, कैश खर्च किया उसने। लेखापाल ने स्थापना व्यय है ना जो इंस्टॉलेशन पर खर्च किया गया उसको भूलवश गलती से वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ये किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों। भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि या लिखने की अशुद्धि। सही उत्तर है दोस्तों सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय माना गया है यहाँ पर, है ना। सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। किस प्रकार की अशुद्धि है तो दोस्तों सैद्धांतिक अशुद्धि, प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तलपट ट्रायल बैलेंस को मिलान न होने पर, जो आपका तलपट है ट्रायल बैलेंस है उसके ना मिलने पर अस्थायी रूप से उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। यदि उचंत खाते को शेष डेबिट बैलेंस खाता है तो इसे आर्थिक चिट्ठे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाएगा। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, या इसे चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता। सही उत्तर है दोस्तों संपत्ति पक्ष में, एसेट साइड्स में इसको दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। देखिए काफी लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि सर आपके जितने भी प्रश्न रहते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर मतलब या तो बी सही रहता है या आपका सी सही रहता है। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका बी और सी आंसर सही है दोस्तों, जहां से मैंने क्वेश्चंस उठाया है। इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बी ऑप्शन, सी ऑप्शंस, अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप अपने लॉजिकल तर्क, आपको अपना तर्क लगा करके उसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत यदि आपको तुक्का लगाना हो तब बी सी पे आप एक बार जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बट दिस इज नॉट श्योरिटी कि बी ही होगा या सी ही होगा, वो टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पर क्या होगा। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जहां से मैंने उठाया है उसके प्रश्न के आंसर बी थे दोस्तों, ठीक है। तो उचंत खाता है ना खोला जाता है मिलान न होने पर। यदि उचंत खाते का शेष जो आपका डेबिट आता है तो इसे आर्थिक चिट्ठे बैलेंस में कहाँ दिखाया जाएगा। दायित्व पक्ष, संपत्ति पक्ष, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में, या फिर इसे चिट्ठे में। तो मैं बता दिया ऑप्शन नंबर बी एसेट साइड्स में इसको दिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, है ना। ध्यान रखेंगे प्रश्नों की संख्या 150 है, मतलब कि 150 से अधिक प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सेशन हो सकता है आपको लंबा हो क्योंकि यह अंतिम वीडियो है दोस्तों। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो ही आएगा आप लोगों का। और इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए, जितना हो गया उसको सिर्फ रिवीजन ही करना चाहिए। ये लास्ट क्लास है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते समय यदि शुरुआत नकद बही के ओवरड्राफ्ट शेष क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से की जाए तो बैंक के द्वारा सीधे कलेक्ट किया गया जो लाभांश है वो उसको क्या किया जाएगा। ऑप्शन है जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, कोई समायोजन नहीं होगा, या फिर राशि को आधा कर घटाया जाएगा। सही उत्तर है दोस्तों इसको जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रमागत ह्रास पद्धति राइट डाउन वैल्यू मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। क्रमागत ह्रास पद्धति में जो राइट डाउन वैल्यू मेथड है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, इसे याद रखें। पहला है प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान रहती है, संपत्ति का मूल्य कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ह्रास की गणना हमेशा मूल्य लागत पर की जाती है, या इस पद्धति में आयकर विभाग मान्यता नहीं देता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का जो मूल्य कभी भी इसमें शून्य नहीं हो सकता, याद रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में यदि किसी साझेदार ने फर्म के 1 लाख का अतिरिक्त ऋण लोन दिया है तो वह कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भरने का वैधानिक अधिकारी होगा। यदि कोई साझेदारी विलेख पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में यदि किसी साझेदार ने फर्म को 1 लाख का अतिरिक्त ऋण दिया है तो वह कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भरने का वैधानिक अधिकारी है। ऑप्शन है 5, 6%, 12%, इनमें से कोई ब्याज नहीं लगेगा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6% प्रतिवर्ष, ठीक है। 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से लगेगा आपका।
नेक्स्ट है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़ या टीवी शो जैसे आपका केबीसी हो गया। इनमें से जो होने वाली जो आकस्मिक आय जो कैशुअल इनकम है, इस पर किस दर से सीधा फ्लैट टैक्स लगाया जाता है? 10%, 20%, 30%, 40%। ध्यान रखेंगे 30%। धारा 115 बी के तहत, है ना, 30% लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट करने पर पुरानी बैलेंस शीट में दिखाया गया सामान्य संचय जनरल रिजर्व से सभी साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में खताया पोस्ट किया जाता है? मतलब त्याग अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात, पूंजी का अनुपात, पुराना लाभ हानि का अनुपात। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुराना लाभ हानि का अनुपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गवर्नर बनाम मरे, गवर्नर वर्सेस मोरे नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी की कमी डेफिशिएंसी को विलायक सॉल्वेंट साझेदार किस अनुपात में वहन करते हैं? लाभ हानि अनुपात में, विघटन से ठीक पूर्व के पूंजी के अनुपात में, बराबर बराबर अनुपात में या त्याग के अनुपात में? सही उत्तर है विघटन से ठीक पूर्व के पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फर्म के समापन डिसोल्यूशन पर यदि किसी असुरक्षित लेनदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 20,000 के बदले 18,000 का भुगतान किया जाता है तो इसकी प्रविष्टि किस खाते में की जाएगी? लेनदार खाते के डेबिट में 2,000, वसूली खाते रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 18,000, पूंजी खाते के क्रेडिट में 18,000 या लाभ हानि नियोजन के खाते में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेनदार खाते के डेबिट में 2,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ, टेबल एफ के अनुसार अदत्त याचनाओं कॉल्स इन एरियर्स पर कंपनी अधिकतम कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल कर सकती है? कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल एफ के अनुसार अदत्त याचनाओं अर्थात कॉल इन एरियर्स पर कंपनी अधिकतम कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल हो सकती है? 5, 6, 10, 12। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1,000 अंश जिस पर 7 मांगे जा चुके थे और 4 प्राप्त हुए थे, गैर भुगतान के कारण जब्त जो फॉरफाइट कर लिया, अंश पूंजी खाता जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है किस राशि से डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन है 10,000, 7,000, 4,000 या फिर 3,000। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7,000। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो अंशों की संख्या कितनी है, अंशों की संख्या जो दिया है आपका 7 है, सॉरी अंशों की संख्या कितना दिया हुआ है आपका? 1,000। ठीक है, अंशों की संख्या 1,000 है और प्रति अंश मांगी गई जो राशि है जिसको बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं आपका प्रति अंश मांगी गई राशि। जो आपकी राशि है कितनी है प्रति अंश मांगी गई राशि? 7 रुपये। ठीक, तो डेबिट की जाने वाली कुल राशि है ना, कुल राशि जो होगा जो डेबिट करेंगे वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 1,000 गुणे आपका क्या करना है? 7, इससे आ जाएगा आपका आंसर 7,000। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन री इश्यू के पश्चात, जब्त किए गए आपके पुनर्निर्गमन री इश्यू के पश्चात अंश जब्ती खाते शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंतिम शेष को वैधानिक रूप से किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? सामान्य आरक्षित खाता, पूंजी आरक्षित खाता, लाभ हानि विवरण या प्रतिभूति प्रीमियम खाता? सही उत्तर दोस्तों पूंजी आरक्षित खाता जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऋण पत्रों डिबेंचर्स को सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जारी करने पर यदि वही खातों में प्रविष्टि नहीं की जाती तो इसे चिट्ठे में कहाँ दर्शाया जाता है? ऋण पत्र डिबेंचर्स जो होते हैं उसको, है ना, उसके सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जारी करने पर यदि वही खाता, है ना, इसमें प्रविष्टि नहीं की जाती तो इसे चिट्ठे में कहाँ दर्शाया जाएगा? संपत्ति। देखिए कम से कम प्रश्न को ना 2 बार पढ़ने का प्रयास करिएगा, समय रहेगा दोस्तों आपके पास इतना कि आप लोग 2 बार एटलीस्ट क्वेश्चंस को पढ़ें। न्यूमेरिकल को लास्ट में बनाइएगा लेकिन जो क्वेश्चन इसको समझ करके आंसर आपको लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन है संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के रूप में, दायित्व पक्ष में संबंधित सुरक्षित ऋण के नीचे जो आपको पाद पर टिप्पणी होती है, फुट नोट होता है उसके रूप में। इसे चिट्ठी में बिल्कुल नहीं दर्शाया जाता, ये केवल लाभ हानि के विवरण में। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दायित्व पक्ष में संबंधित सुरक्षित ऋण के नीचे जो आपका फुट नोट होता है उसी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार प्रस्तावित लाभांश जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसको बैलेंस शीट में किस हेडिंग के तहत दिखाया जाता है? अल्पकालिक प्रावधान,
आकस्मिक दायित्व, संचय और आदिकाय या फिर अन्य चालू दायित्व। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आकस्मिक दायित्व जिसे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और वित्तीय जोखिम को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? चालू अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, स्टॉक आवर्त अनुपात, अमल परक अनुपात, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है इनमें से? भवन की मरम्मत पर व्यय, माल खरीदने पर भाड़ा, नई मशीनरी की स्थापना पर किया गया मजदूरी व्यय या कार्यालय का बिजली बिल। मैं आपको पहले भी बताया दोस्तों, नई मशीनरी की स्थापना पर जो किया गया मजदूरी व्यय वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय ऋण पत्रों का मोचन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किस गतिविधि के अंतर्गत रोकड़ बहिर्प्रवाह कैश आउटफ्लो माना जाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय ऋण पत्रों का मोचन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किस गतिविधि के अंतर्गत रोकड़ बहिर्प्रवाह कैश फ्लो माना जाएगा? परिचालन गतिविधि, विनियोजन गतिविधि, वित्तीय गतिविधि या गैर रोकड़ लेन देन। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय गतिविधि, फाइनेंशियल एक्टिविटी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है लेखांकन मानक 3। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखांकन मानक 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ समकक्ष कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। प्रश्न को जब भी पढ़ेंगे तो लास्ट में देख लीजिएगा होता है नहीं होता है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फंसाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नगद शेष, 3 महीने का परिपक्वता वाले ट्रेजरी बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट या मांग पर देय व्यवसायिक प्रपत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको रोकड़ बहिर्प्रवाह माना जाता है, समकक्ष नहीं। यहाँ बोला था रोकड़ समकक्ष के अकॉर्डिंग, लेकिन जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है वो रोकड़ बहिर्प्रवाह माना जाता है, समकक्ष नहीं। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 150 प्रश्न, 150 से अधिक प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे आज के सेशन में, तो डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है अंकेक्षण। ऑडिटिंग का प्राथमिक और वैधानिक उद्देश्य क्या होता है? खातों में कपट और गबन का पता लगाना, वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, ट्रू और फेयर व्यू पर स्वतंत्र राय व्यक्त करना, आयकर विभाग को कर गणना में सहायता करना या प्रबंधकों की कार्यकुशलता का प्रमाण पत्र देना। पहले भी बता चुका हूँ, वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता पर स्वतंत्र राय व्यक्त करना एक अंकेक्षण का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है अंकेक्षक एक रखवाली व करने वाला कुत्ता के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। किसके समान है? रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, ना कि आपको शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। ये ऐतिहासिक कानूनी निर्णय किस प्रसिद्ध मामले में दिया गया था? लंदन एंड जनरल बैंक केस, किंगस्टन कॉटन मिल्स, आयरिश वुलन कंपनी बनाम टायसन या आर्मिटेज बनाम ब्रोवरी कंपनी। सही उत्तर है दोस्तों किंगस्टन कॉटन मिल केस 1896, ऑप्शन नंबर बी, पहले भी कराया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऐसा अंकेक्षण जो पूरे वर्ष निरंतर अंतराल चलते रहता है ना, जो ऑडिटिंग है पूरे वर्ष चलने वाला है और जिसमें खातों की विस्तृत व गहन जांच की जाती है, क्या कहलाता है? वैधानिक अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी ऑडिट, चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूस ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट या प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट ऑडिट। तो सही उत्तर है दोस्तों जो आपके वर्ष भर चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सब बता दी हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूस भी बता चुका हूँ, इंटरिम ऑडिट भी बता चुका हूँ और मैनेजमेंट ऑडिट भी आपको पहले क्लासेस में बता चुका हूँ। यदि आपने पहले क्लास नहीं पढ़ा है अभी तक, आप क्लास नंबर 1 से, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से सभी वीडियो को पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट आप लोग PDF खरीद के उसको बाय करके प्रिंट कर लीजिए या फिर PDF के माध्यम से ही अपने फ़ोन पर रख के उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। बेटर होगा PDF खरीद के उसको प्रिंट ले लें और एग्ज़ाम से पहले 3-4 बार उसको पलटा लें। बहुत बड़ी उसमें मैंने प्राइस नहीं रखा है उसका, ओनली 99 रुपीज़ है ना। आज की डेट में एक टाइम का आपका नाश्ता है, लेकिन हो सकता है उससे आप लोगों का भविष्य बन जाए दोस्तों। नेक्स्ट है अंकेक्षक द्वारा कार्य के दौरान तैयार किया गया जो दस्तावेज है, जैसे अंकेक्षण योजना, आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली और पुष्टिकरण पत्र, क्या कहलाता है? अंकेक्षक द्वारा कार्य के दौरान तैयार किया गया जो दस्तावेज है, जैसे आपका अंकेक्षण की प्लानिंग हो गई, उसके आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली और जो पुष्टिकरण पत्र है वो क्या कहलाते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अंकेक्षण नोटबुक या प्रमाणक। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी या आत्मा या होती है? बिल्कुल सही बात है। ये प्रमाणन
अर्थात वाउचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खातों की गणितीय शुद्धता जांचना, प्रारंभिक प्रविष्टियों के आधार प्रामाणिकता और व्यावसायिक सत्यता की जांच करना, संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व की जांचना या मूल्य ह्रास की गणना की जांचना। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक प्रविष्टियों के अधिकार प्रामाणिकता और व्यावसायिक सत्यता की जांच करना। देखिए हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए दोस्तों, जिससे अपना 99% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब अगर क्वेश्चन मान लीजिए कूट वाले भी प्रश्न आते हैं, काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर कूट वाले प्रश्न कर रही है, तो यहाँ पे देखिए अपन डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चंस को डिटेलिंग के साथ समझाते चल रहे हैं, ताकि आपके अगर कूट वाले प्रश्न आते भी हैं तो वो आपसे बन जाएंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1000 से अधिक किए हैं, लगभग 1500 के आसपास होने वाले हैं हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस किए हैं। और अगर जो लोग मेरा वीडियो देखे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट भी लगभग क्लियर होगा दोस्तों, है ना। तो कूट वाले अगर प्रश्न आते हैं तो वो भी बन जाएंगे आप लोगों से। और बाकी मैंने पीडीएफ में पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, आपका जितने भी क्लासेस इसमें समझाया हुआ है पहले के क्लासेस में, तो उसमें आप लोगों को सभी चीज़ें डिटेलिंग के साथ मिल भी जाएंगी। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए भी पॉसिबल है कि समझ सकना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग। संपत्तियों और दायित्वों के अस्तित्व, स्वामित्व और कब्जे और मूल्य की भौतिक एवं परालेखी जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? संपत्तियों की जो दायित्व है उसके अस्तित्व, स्वामित्व, कब्जे और मूल्य की भौतिक एवं परालेखी की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रमाणन, सत्यापन, मूल्यांकन या आंतरिक निरीक्षण। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेरिफिकेशन, सत्यापन। ठीक है, सत्यापन ही आपका क्या है? संपत्तियों के दायित्व के अस्तित्व, स्वामित्व, कब्जे और मूल्य की भौतिक एवं परालेखी जांच करना। जांच करना मतलब वेरिफिकेशन करना। नेक्स्ट है आंतरिक निरीक्षण। इंटरनल चेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण, यह वैधानिक अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। ये कार्य का ऐसा विभाजन है जिसमें एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतः दूसरे द्वारा की जाती है। ये वर्ष के अंत में किया जाने वाला खातों का ऑडिट है, और या फिर इससे अंकेक्षक का दायित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है। समाप्त तो कभी होगा नहीं, आप सभी जानते हैं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यह कार्य का एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतः दूसरे द्वारा की जाती है। इंटरनल चेक करते हैं इसको, है ना। एक प्रकार का आपका ये क्रॉस चेक भी है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार एक गैर सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक जो फर्स्ट ऑडिटर होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? एक गैर सरकारी जो है कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, तो वार्षिक आम सभा एजीएम के शेयर धारकों के द्वारा, कंपनी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कंपनी पंजीकरण। जब भी कंपनी का पंजीकरण होगा उसके 30 दिन के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या ऑब्लिक मैनेजमेंट हो सकता है, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और अगर यही सरकारी कंपनी होती तो कौन करता है? कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने के लिए अयोग्य, डिस्क्वालीफाई माना जाता है? कंपनी धारा, कौन सी धारा? 141। ध्यान रखेंगे, मैंने जितना भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया आप लोगों को पहले, और जितने भी आपके जो सेक्शंस पढ़ाए हैं, धारा जिसे बोलते हैं, है ना, उसको आप लोग अच्छे से दोस्तों कर लीजिएगा। पॉसिबल हो तो आप लोग उसको, मैं जो प्रिंट दे रहा हूँ उसमें कहीं पर मेंशन कर लेंगे अपने ही शॉर्ट नोट्स के तौर पर, ताकि आप लोग के एग्जाम के समय क्या है ना, बहुत प्रेशर आता है। तो क्विक रिवीजन करना भी एक बहुत बड़ा, सभी चीज़ों को ना मतलब कि समराइज करना, हाँ, शॉर्ट आउट करना काफ़ी प्रेशर हो जाता है। इसलिए अभी से ही अपने नोट्स को तैयार रखिए और 3-4 दिन उसको पलटाते चलिए। ठीक, एक बार प्राप्त करना है ना तो साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। तो कंपटीशन भले ही आप लोगों का 69 पोस्ट है, लेकिन कंपटीशन इन 1000 लोगों के बीच में है दोस्तों। 1000 लोगों के बीच में आप लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, पोस्ट है 69। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक भी आपका मॉडरेट लेवल या इजी लेवल के प्रश्न अगर गलत होते हैं, मतलब कि आप गेम से बाहर हैं। इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ें। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको एग्जाम के पहले किस प्रकार से आपको पेपर देना है। एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं 5-10 मिनट का, उसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा। खास करके इसी एग्जाम के लिए मैं बताऊँगा आप लोगों को कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, चलिए, तो कंपटीशन है इसलिए अच्छे से तैयार रखिएगा। अभी समय गंवाइए मत अपना, कम से कम 8-10 घंटा पढ़िए। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, जितना पढ़ लिया उतना ही रिवीजन करना है। 2013 की धारा 141 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, डिस्क्वालीफाइड है? क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड, योग्यता और इसकी अयोग्यता के बारे में कौन से धारा में बताया दोस्तों? 141 धारा के तहत। ऑप्शन है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है,
कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी एक सीए फर्म जिससे कभी पार्टनर योग्य है, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का लेनदार नहीं है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी। ठीक है, जो उस कंपनी का जो आपका अधिकारी है या कर्मचारी है उसको अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा, वो अयोग्य है वहाँ पे। ठीक है, यदि किसी अंकेक्षक के बही खातों की जांच के दौरान 1 करोड़ या उससे अधिक की गंभीर धोखाधड़ी फ्रॉड का पता चलता है तो धारा 143(12) के तहत उसे इसकी सूचना किसे देना अनिवार्य है दोस्तों? 1 करोड़ या उससे अधिक की मान लीजिए फ्रॉड हो गया तो धारा 143(12) के तहत इसकी सूचना वह किसको देगा? केवल कंपनी के प्रबंधक निदेशक को, कंपनी के रजिस्ट्रार को, केंद्र सरकार कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय को, या भारतीय संधि लेखाकार संस्था आईसीएआई को? आईसीएआई से इसका कोई लेना देना नहीं। सही उत्तर क्या होगा? केंद्र सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर सी। कितना? 1 करोड़ से या उससे अधिक का है तो। नेक्स्ट है अंकेक्षण मानक, स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग। ऐसे 230 का मुख्य विषय क्या हुआ? 230 का क्या है दोस्तों? अंकेक्षण साक्ष्य, अंकेक्षण प्रालिखन, धोखाधड़ी के संबंध में अंकेक्षक की जानकारी जिम्मेदारी, या बाहरी पुष्टिकरण। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अंकेक्षण प्रालिखन, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230। ठीक है, नेक्स्ट है जब अंकेक्षक खातों की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वित्तीय विवरण कंपनी की सही स्थिति दर्शाते हैं लेकिन कुछ विशिष्ट मदों पर वह अपनी आपत्ति दर्ज चाहता है तो वह कैसी रिपोर्ट पेश करेगा? अमर्यादित या स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट, या प्रतिकूल रिपोर्ट, या राय का खंडन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मर्यादित, मतलब कि आपकी जो क्वालिफाइड रिपोर्ट ये चीज़ वो प्रस्तुत करेगा उस समय ऐसी स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण जो होते हैं, कॉस्ट ऑडिटिंग, किसके द्वारा किया जा सकता है और इसकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम की धारा किसके तहत होती है? किस धारा के तहत होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट धारा 139, लागत अकाउंटेंट धारा 148, कंपनी का सचिव धारा 143, या कोई भी वित्तीय विश्लेषक धारा 141। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लागत अकाउंटेंट्स सीएमए के द्वारा धारा 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है औचित्य अंकेक्षण, प्रॉप्रियरिटी ऑडिट का मुख्य बिल किस बात पर होता है? मुख्य बिल किसका? प्रॉप्रियरिटी ऑडिट, मतलब औचित्य अंकेक्षक का मुख्य बिल किस बात पर होता है? केवल ये देखना कि खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं, ये जांचने की खर्च बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सार्वजनिक हित में उचित था या नहीं, केवल गणितीय शुद्धता जांचने के लिए, या कर चोरी को पकड़ने के लिए? ऑप्शन नंबर बी सही है, ये जांचने की कि खर्च बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सार्वजनिक हित में उचित था या नहीं। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग के संदर्भ में अंकेक्षण जोखिम जो होता है, ऑडिट रिस्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंकेक्षण जोखिम पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अंकेक्षक का दायित्व और जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि वह नमूना के आधार पर राय देता है, या फिर जोखिम प्रबंधन पर छोड़ दिया जाता है, या इसके जोखिम से कोई संबंध नहीं रखता। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षक का दायित्व और जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि वह नमूना के आधार पर राय देता है। टेस्ट चेकिंग के संदर्भ में अंकेक्षण जो होता है वो ऑडिटेड, मतलब अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट रिस्क, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अंकेक्षक का जो दायित्व है और जोखिम वो बढ़ जाएगा क्योंकि वह नमूना के आधार पर ही क्या करता है? राय देता है। नेक्स्ट है अंकेक्षक को अपने कार्यकारी कागजात, वर्किंग पेपर्स को कम से कम कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए? पहले भी बता चुका हूँ, 7 वर्ष। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष दोस्तों। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 230 के अनुसार आपको एक ऑडिटर को कम से कम 7 वर्ष तक के जो आपके वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स है, उसको संभाल के रखना होता है। नेक्स्ट है लापरवाही के लिए दीवानी दायित्व। लापरवाही के लिए दीवानी दायित्व, सिविल लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के तहत अंकेक्षक को कब दोषी ठहराया जा सकता है? जब उसने जानबूझकर खातों में हेरफेर किया हो, जब उसने उचित सावधानी और चातुर्य का प्रयोग ना किया हो जिससे कारण क्लाइंट को वित्तीय हानि हुई हो, जब कंपनी को व्यापारिक घाटा हुआ, या जब बैठक में अनुपस्थित रहा हो। किसके तहत होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब उसने उचित सावधानी और चातुर्य का प्रयोग ना किया हो जिसके कारण क्लाइंट को वित्तीय हानि हुई हो। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो अंकेक्षक होता है उसको दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट का प्राथमिक उपयोग कहाँ होता है? नियमित कर निर्धारण हेतु, न्यायालय या कानूनी कार्रवाई के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के साक्ष्य जुटाने हेतु, कंपनी का लाभांश तय हेतु, या स्टॉक का मूल्यांकन हेतु। सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय या कानूनी कार्यवाहियों के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के साक्ष्य के जुटाने हेतु। फोरेंसिक ऑडिट का प्राथमिक उपयोग कहाँ होगा? न्यायालय या आपकी कानूनी कार्यवाही के, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के साक्ष्य जुटाने हेतु।
नेक्स्ट है सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी 2013 की धारा 139(5) के तहत किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय द्वारा, या भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको बोलते हैं, या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सरकारी कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला है ऑडिट ट्रेल अर्थात ऑडिट ट्रेल का मुख्य तकनीक लाभ क्या होता है? ये कंप्यूटर की गति बढ़ाता है। ये प्रत्येक लेखांकन प्रविष्टि के निर्माण, संशोधन या विलोपन का क्रमिक इतिहास सुरक्षित रखता है। आंसर यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार एक वैध अनुबंध के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या होगा? ठीक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H के तहत एक जो वैध अनुबंध होगा उसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या है? ये दो मित्र के बीच होना चाहिए, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय ठहराव होना चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये हमेशा लिखित और पंजीकृत होना चाहिए, या इसमें गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए। सही उत्तर है दोस्तों, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय ठहराव होना चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ। नेक्स्ट है एक अवयस्क जो होते हैं, माइनर होते हैं, इसके साथ किया गया जो ठहराव कानूनी रूप कैसा होता है? व्यर्थनीय, वॉइडेबल, प्रारंभ से ही व्यर्थ, वॉइड अब एंटिडो, या फिर वयस्क होने पर वेद, या आंशिक रूप से परिवर्तनीय। सही उत्तर दोस्त ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ से ही आपका व्यर्थ होगा, वॉइड एब इनिटियो। ओके, चलिए अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति की सहमति डराकर, धमकाकर या जान माल को नुकसान पहुंचा करके भयाभय दिखाकर ली जाती है तो धारा 15 के तहत इसे क्या कहा जाएगा? अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न, कपट या मिथ्या वर्णन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्पीड़न। प्रताड़ित करके, डरा करके, धमका करके क्या कर रहे हैं? इससे आपका व्यक्ति की सहमति करा रहे हैं तो धारा 15 के तहत इसे उत्पीड़न माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बिना प्रतिफल के किया गया जो ठहराव व्यर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अपवाद है? व्यावसायिक मित्रों के बीच का ठहराव, स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण लिखित एवं पंजीकृत ठहराव, मौखिक वादे या सट्टे के ठहराव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामित्व, प्रेम और स्नेह के कारण लिखित एवं पंजीकृत ठहराव। ठीक है। अगला प्रश्न है बाजी के ठहराव, वैगरिंग एग्रीमेंट्स की कानूनी स्थिति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 30 के तहत क्या होती है? वैगरिंग एग्रीमेंट्स मतलब बाजी के ठहराव, वैध और परिवर्तनीय, पूरी तरह व्यर्थ, व्यर्थनीय, या फिर केवल कुछ राज्यों में वैध। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह ये व्यर्थ होगा, वॉइड। ठीक है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी और गारंटी के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मुख्य अंतर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अंतर क्या है? क्षतिपूर्ति में 3 पक्षकार होते हैं और गारंटी में 2। क्षतिपूर्ति में 2 पक्षकार होते हैं जबकि गारंटी में 3 पक्षकार और 3 अनुबंध होते हैं। दोनों में पक्षकारों की संख्या समान होती है, या फिर गारंटी में दायित्व प्राथमिक होते हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षतिपूर्ति में 2 पक्षकार होते हैं जबकि गारंटी में 3 पक्षकार और 3 अनुबंध होते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। अगला है वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सेल ऑफ गुड एक्ट के अंतर्गत क्रेता सावधान रहे के कैविएट एम्पटर के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है ना, उसके तहत क्रेता सावधान रहे कैविएट एम्पटर का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? विक्रेता को माल के सभी कमियां खुद बतानी चाहिए। खरीदते समय माल की जांच परख करने की मुख्य जिम्मेदारी क्रेता की होती है। सरकार माल की गुणवत्ता की गारंटी देगी, या फिर खराब माल को कभी बदला नहीं जा सकता। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खरीदते समय माल की जांच परख करने की मुख्य जिम्मेदारी आपका क्रेता की होगी, जो खरीदार होंगे उसकी। नेक्स्ट है एक आदत विक्रेता अनपेड सेलर को वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत माल के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? जब माल अभी मार्ग में हो, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, क्रेता को जेल भेजने का अधिकार, माल का मूल्य बदलने का अधिकार, या पुनः विनिर्माण का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शामिल नहीं होता? नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, निदेशक वाक्य या पूंजी वाक्य। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निदेशक वाक्य, डायरेक्टर क्लॉज। ठीक है। ये किस में यूज होता है? आपको जो डायरेक्टर क्लॉज है वो आर्टिकल्स में यूज होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत टॉर्केंट्स रूल या इंडोर मैनेजमेंट किसे सुरक्षा प्रदान करता है? कंपनी के निदेशकों को, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाहरी पक्षकारों को,
सरकारी अधिकारियों को या प्रमोटर्स को? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाली बाहरी पक्षकारों को। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? प्राइवेट में तो 200। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़ करके, याद रखेंगे। ठीक है। इसमें पूछा है निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो आपका 200 याद रखेंगे सदस्य। प्रत्येक कंपनी को अपने समामेलन इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक वार्षिक वर्ष आम सभा बुलाना अनिवार्य है। एजीएम बुलाना अनिवार्य है, आपको सभी को पता है ना। और ये दो एजीएम के बीच अधिकतम कितने अंतर हो सकते हैं? 6 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 18 महीना। तो दो एजीएम के बीच में याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा 15 महीने का गैप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट है कंपनी की बैठक में किसी विशेष प्रस्ताव को वैध रूप से पारित करने के लिए पक्ष में कम से कम कितने प्रतिशत बहुमत होना चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन को वैध रूप में पारित करने के लिए पक्ष में कम से कम कितने प्रतिशत बहुमत होना चाहिए? 51 या 66.67%, 75% या 100%? 75% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है परक्रामय विलेख अधिनियम 1881 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक के अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक या इसको बोलते हैं बाउंस होने पर धारा 138 के तहत अधिकतम कितने सजा का प्रावधान है? 6 महीना की जेल, 1 वर्ष की जेल, 2 वर्ष तक की जेल या चेक की राशि को 2 गुना जुर्माना या दोनों या केवल 5,000 रुपए? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक की जेल या चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार 50 लाख के तक के उपभोक्ता विवादों के शिकायत सीधे कहाँ दर्ज किए जा सकते हैं? कितने 50 लाख तक के? जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है। अगला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा के लेन देन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, विदेशी व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना तथा विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास करना, या फिर केवल विदेशी पर्यटकों पर कर लगाना या भारतीय रुपयों का अवमूल्यन करना? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना ताकि विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास हो सके। नेक्स्ट है कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का क्या विधिक प्रभाव होता है? कंपनी उसी दिन से एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती है, कंपनी केवल उधार माल बेच सकती है, कंपनी शेयर जारी करने के अधिकार खो देती है, या प्रमोटर्स का दायित्व असीमित हो जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंपनी उसी दिन से कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत निर्दिष्ट कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम कितने प्रतिशत समाज कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य है? ठीक है। CSR के तहत, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जो आपका निर्दिष्ट कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम कितना प्रतिशत समाज कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य है? 1, 2, 5, 10? सही उत्तर है 2%, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जो सेबी द्वारा प्रतिबंधित है, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? कंपनी के भीतर कर्मचारियों को आपस में माल बेचना, कंपनी के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील गुप्त वित्तीय जानकारियों के आधार पर शेयरों का अवैध व्यापार करना, शेयर बाजार के बाहर नकद लेन देन करना, या प्रमोटर्स द्वारा कंपनी छोड़ना? सही उत्तर है कंपनी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील गुप्त वित्तीय जानकारियों के आधार पर शेयरों का अवैध व्यापार करना, ऑप्शन बी सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि क्या है दोस्तों? प्रतिबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील कहाँ दर्ज किया जा सकता है? राष्ट्रीय कंपनी कानूनी न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ, ठीक है, अपील कहाँ दर्ज किया जाएगा? सीधे उच्च न्यायालय, या फिर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, या केवल जिला अदालत में, या वाणिज्य मंत्रालय में? ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीली न्यायाधिकरण NCLT में। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का मूल सिद्धांत क्या होता है? व्यापार शुरू करने के लिए सरकार से लोन मिलना, माल या सेवाओं की खरीदी पर चुकाए गए GST को आउटपुट टैक्स दायित्वों से घटाने की सुविधा, कर रिफंड का सीधा नकद बैंक ट्रांसफर, या निर्यात पर की गई छूट? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है GST पहचान संख्या जो होता है GSTN में कुल कितने अंक डिजिट्स होते हैं और इसके पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं?
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 15 अंक होते हैं, याद रखेंगे। और जो शुरुआत के जो 2 अंक होते हैं, जो 2 अंक के पहले 2 अंक, वो राज्य का कोड होता है, स्टेट कोड होता है दोस्तों। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित पूरी तरह से अनिवार्य है। वे अंतर्राज्यीय बिक्री नहीं कर सकते और ना ही ग्राहकों से जीएसटी वसूल सकते हैं। उन्हें हर महीने 4 रिटर्न भरने होते हैं और केवल सेवाओं को आपूर्ति कर सकते हैं। उनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक होना चाहिए। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, वह अंतर्राज्यीय बिक्री इंटर स्टेट सेल्स नहीं कर सकते और ना ही ग्राहकों से जीएसटी वसूल सकते हैं। अगला प्रश्न है माल के परिवहन हेतु ई वे बिल कब अनिवार्य हो जाता है, जब माल की खेप का मूल्य कितने रुपए से अधिक हो जाए। माल के परिवहन हेतु जो आपका ई वे बिल है ये कब अनिवार्य होगा, जब माल का खेप जो होता है ना, उसका मूल्य कितने रुपए अधिक हो जाए। 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000। 50,000 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 50,000 से अधिक में आपका ई वे बिल अनिवार्य कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नियमित करदाताओं द्वारा अपनी बाहरी आपूर्तियां आउटवर्ड सप्लाइड सेल्स का विवरण देने के लिए कौन सा मासिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरा जाता है। सही है GSTRBN ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक में नगद जमा करने या बैंक से नगद निकालने की प्रविष्टि दर्ज करने के लिए किस वाउचर अर्थात शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहले भी मैं आपको बताया दोस्तों F4 कॉन्ट्रा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। इसमें आपका टैली और प्राइम आप सभी जानते ही होंगे, कॉमर्स वाले हैं आप सभी, है ना, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, इस पर काम भी करते होंगे। और आप टैली सॉफ्टवेयर में नई कंपनी बनाने के बाद कौन से 2 लेजर्स पहले से स्वतः निर्मित डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप लोग बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे कमेंट में पूछने से अच्छा है मैं ही आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नगद खाता कैश और लाभ हानि खाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है आपका, और जो कैश अकाउंट है वो आपका डायरेक्ट बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब पहले से मौजूद बना रहता है ओके लेजर में। नेक्स्ट है MS एक्सेल में लिखे गए किसी भी फॉर्मूले या गणितीय गणना की शुरुआत में = का साइन इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है एक्सेल में वर्कशीट वर्टिकल कॉलम की सूची में किसी विशिष्ट मान को ढूंढने और सामने से रो से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें वर्टिकल कॉलम की सूची में, जो वर्टिकल कॉलम समझ रहे हैं ऐसे वाले जो कॉलम्स हैं, इसमें सूची में विशिष्ट मान को ढूंढने और उसके सामने के जो रो होते हैं, है ना, इससे संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। H लुकअप, V लुकअप, काउंटफ या फिर कॉन्केटिनेट। सही उत्तर है V लुकअप करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, स्प्रेडशीट सभी इस्तेमाल करते होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, इसके संदर्भ में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है। डेटा का डिलीट करना, तालिका टेबल के भीतर प्रत्येक रिकॉर्ड का विशिष्ट रूप से पहचानना, पासवर्ड बदलना या डुप्लीकेट डेटा बनाना। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, तालिका टेबल के भीतर प्रत्येक रिकॉर्ड का विशिष्ट रूप से पहचानना। नेक्स्ट है लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रधान लागत जो आपके प्राइम कॉस्ट की गणना करना का सही सूत्र क्या होता है। कारखाना लागत प्लस कार्यालय उपरिव्यय, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम या प्रत्यक्ष व्यय, कुल लागत माने शुद्ध लाभ या परिवर्तनशील लागत प्लस स्थिर लागत। सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्लस प्रत्यक्ष व्यय। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में आपका जो प्राइमरी कॉस्ट की गणना करने का ये तरीका है, ये फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट है वह उत्पादन या बिक्री का स्तर जहां व्यवसाय ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है। ब्रेक इवन पॉइंट बताया हूँ आप लोगों को काफ़ी बार। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, है ना, ऐसा जो आपका व्यवसाय है या उत्पादन या बिक्री होता है जहां ना ही आपको लाभ हो रहा है और ना ही कोई आपका हानि होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है उसको। ठीक है ना। नेक्स्ट है निर्माण उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला जो आर्थिक आदेश मात्रा, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सामग्री की आदेश लागत और रखरखाव लागत की कुल योग को न्यूनतम करना, सबसे अधिक माल एक बार में मांगना या गोदाम को खाली कर रखना या कीमतों में गिरावट का लाभ उठाना। निर्माण उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला, किसमें, निर्माण के उद्योग वाले जो होते हैं, है ना, वहाँ पे प्रयुक्त होने वाला जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए, सामग्री की आदेश लागत और रख रखाव लागत के कुल योग को न्यूनतम करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बढ़ती हुई कीमतें जो महंगाई है इसके समय सामग्री निर्गमन इश्यू ऑफ मटेरियल्स की कौन सी पद्धति कारखाने की उत्पादन लागत को वर्तमान बाजार की कीमतों से निकट लाती है। पहले भी बताया हूँ मैं, कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। ठीक है। नेक्स्ट है बड़े निर्माण कार्यों जैसे पुल, भवन, हाईवे निर्माण में लागत निर्धारण की कौन सी पद्धति वैधानिक रूप से प्रयुक्त की जाती है। प्रक्रिया लागत, ठेका लागत पद्धति, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत पद्धति या जॉब कॉस्टिंग।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठेका लागत पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट है बजट निर्माण के संदर्भ में एक ऐसा बजट जो विभिन्न उत्पादन स्तरों या व्यावसायिक गतिविधियों के अनुसार अपनी सीमा को स्वतः बदल सकता है, क्या कहलाता है? लचीला बजट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सुरक्षा और साइबर हमलों के संदर्भ में अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? फायरवॉल। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा या साइबर हमलों में संदर्भ में अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच के लिए रोकने के लिए, है ना, सुरक्षा जो है प्रणाली है फायरवॉल। ये क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का आपका मिला जुला रूप होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब अंशों शेयर्स को जब्त फॉरफाइट किया जाता है तो अंश पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट को किस राशि से डेबिट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अंशों के अंकित मूल्य, ऑप्शन बी, अंशों के याचित मूल्य, सी, अंशों के प्रदत्त मूल्य, या फिर अंशों के बाजार मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, अंशों के याचित मूल्य, कॉल्ड अप वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के तहत प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? किसके लिए नहीं किया जाता, ये प्रश्न है दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के तहत प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का उपयोग किसके लिए किया नहीं जाता, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपलिखित करने के लिए, या फिर सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश जारी करने के लिए, नकद लाभांश कैश डिविडेंड घोषित करने वितरित करने के लिए, या फिर आपका अपने स्वयं के अंशों को वापस खरीदने बायबैक करने के लिए। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, नगद लाभांश कैश डिविडेंड को घोषित और वितरित करने के लिए। इसमें नहीं किया जाता, ये पूछ रहे हैं ना, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता? बाकी ए, बी और डी सबके लिए किया जाता है, लेकिन नगद लाभांश घोषित और वितरित करने के लिए नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी बोनस अंश जारी करने का प्रस्ताव करती है तो पूंजीकरण के लिए कानूनी रूप से किस आरक्षित निधि का उपयोग किया जाता है? पूंजी शोधन आरक्षित, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, रिवैल्यूएशन रिजर्व, या फिर कर्मकार क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या संयंत्र पुनर्मूल्यांकन अधिशेष, प्लांट रिवैल्यूएशन सरप्लस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी शोधन आरक्षित कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निवेश री इशू पर होने वाले लाभ को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? जब्त किया गया है ना, उसमें अंशों के पुनर्निवेश री इशू होने पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? समान आरक्षित खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी, पूंजीगत आरक्षित खाता। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब्त किया गया जो अंश है उसको पुनर्निवेश होने पर लाभ को किस खाते में डाला जाएगा? तो पूंजीगत आरक्षित खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगला है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत कंपनी को अपने स्वयं के अंशों, जो स्वयं के जो आपके शेयर्स हैं उसको वापस खरीदना, बायबैक करने की अनुमति है? इंपॉर्टेंट है ये भी, धारा 53, 68, 78 या 100। याद रखेंगे, धारा 68 के तहत वो अपने खुद के शेयर्स दोबारा खरीद सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋण पत्रों डिबेंचर्स के शोधन के बाद शोधन कोष निवेश खाते, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजीगत आरक्षित खाता, शोधन कोष खाता, सिंकिंग फंड अकाउंट, समान आरक्षित खाता, या लाभ और हानि का विवरण। सही उत्तर है इसका सामान्य आरक्षित खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? सामान्य आरक्षित खाते में। नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपका ख्याति गुडविल के अमूर्तनीकरण, अमोर्टाइजेशन को किस रूप से वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, अमूर्तनीकरण जो होता है अमोर्टाइजेशन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह, निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह, गैर नगद परिचालन समायोजन, या नगद और नगद समतुल्य घटक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गैर नगद परिचालन समायोजन, नॉन कैश ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट। अगला है, जब एक कंपनी सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ऋण पत्र जारी करती है, जब एक कंपनी जो है वो सहायक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ऋण पत्र जारी करती है, तो यदि कोई नियमित प्रविष्टि की जाती है, क्या की जा रही है? कोई नियमित प्रविष्टि की जाती है, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? ऋण पत्र उच्चंत खाता, बैंक ऋण खाता, जारी ऋण पत्र खाता, या ब्याज के खाता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ऋण पत्र उच्चंत खाता, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नियोजित पूंजी अर्थात कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना सही ढंग से दर्शाता है? स्थायी संपत्तियां प्लस चालू संपत्तियां, कुल संपत्तियां माइनस चालू संपत्ति दायित्व,
अंश पूंजी प्लस दीर्घकालिक ऋण, या ऑप्शन नंबर डी बी एन सी दोनों। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो फॉर्मूला है वो नियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना के लिए सही ढंग से दर्शाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इसका डी। कौन सा? बी और सी दोनों। बी और सी ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। कुल संपत्ति माइनस 40 दायित्व, या फिर अंश पूंजी प्लस दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट है किसी व्यावसायिक संगठन में बहुत उच्च संपत्ति आवर्त अनुपात एसेट टर्न ओवर रेशियो सामान्यता क्या दर्शाता है? किसी व्यावसायिक संगठन में बहुत है ना उच्च संपत्ति आवर्त अनुपात एसेट टर्न ओवर रेशियो सामान्यतः क्या दर्शाएगा? अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन, स्थायी संपत्ति का कम उपयोग, या फिर संपत्तियों का कुल और अकुशल प्रबंधन, या फिर अत्यधिक नकद शेष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्तियों का कुशल और अनुकूलतम प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है एक समेकित तुलन पत्र कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अल्पसंख्यक हित माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाती है और इसे कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? एक समेकित तुलन पत्र कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अल्पसंख्यक हित माइनॉरिटी इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाएगी और इसे कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? समेकित आरक्षित कोष से घटाया जाएगा इसको, या फिर समता और दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज के तहत अलग से दिखाया जाएगा, सीधे ख्याति में जोड़ा जाएगा, या फिर सीधे मूल कंपनी की पूंजी में क्रेडिट किया जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समता और आपका जो दायित्व है इक्विटी एंड लायबिलिटीज इसके तहत अलग से दिखाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि किसी सहायक कंपनी के अधिग्रहण की लागत मूल कंपनी की शुद्ध संपत्तियों में हिस्सेदारी से कम है तो अंतर को क्या माना जाता है? यदि किसी सहायक कंपनी के अधिग्रहण की लागत मूल कंपनी की शुद्ध संपत्तियों में हिस्सेदारी से कम है तो अंतर को क्या माना जाता है? ख्याति, पूंजीगत आरक्षित, राजस्व लाभ, या अल्पसंख्यक हित? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत आरक्षित कैपिटल रिजर्व। ठीक है। यदि किसी सहायक कंपनी जो है ऑक्सिलरी कंपनी है ना, उसके अधिग्रहण की लागत मूल कंपनी की शुद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी से कम होती है तो अंतर क्या माना जाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व। अगला प्रश्न है लेखांकन मानक 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार विलय की प्रकृति में समामेलन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ द मर्जर के लिए किस विधि के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है? किस विधि के अनुप्रयोग की आवश्यकता होगी? क्रय विधि, हितों का समूलन विधि, समता मूल्यांकन विधि, या उचित मूल्य विधि? परचेस मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, या फिर समता मूल्यांकन विधि या उचित मूल्य विधि? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हितों का समूहन विधि, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगला है एक मानक तल पर ट्रायल बैलेंस तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्म की नगद तरलता की जांच करना, खाता बही की प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता का सत्यापित करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यही सही होगा, खाता बही की प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता के सत्यापित करना है आपका ट्रायल बैलेंस तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है। एक नए उत्पादन इंजन के लिए दीर्घकालिक पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया जो व्यय किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? एक नए उत्पादन इंजन के दीर्घकालिक पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया जो खर्च है वो किसमें आपका कैटेगराइज किया जाएगा? राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, अस्थगित राजस्व व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आकस्मिक व्यय? सही उत्तर है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि एक मानक तल पर ट्रायल बैलेंस की जांच द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती? किसी सहायक बही का गलत जोड़, जनरल से किसी पूरे लेन देन का छूट जाना, एरर ऑफ ओमिशंस, किसी खाते के गलत पक्ष में सही राशि लिखना, या किसी देनदार के शेष की दोहरी गणना करना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनरल से किसी पूरे लेन देन को छूट जाना, एरर ऑफ ओमिशंस। इसको आपका ट्रायल बैलेंस की जांच के दौरान नहीं पकड़ा जा सकता। नेक्स्ट है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में वित्तीय लेनदेनों का तिथिवार रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में है ना वित्तीय लेनदेनों के तिथिवार डेट वाइज रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया क्या कहा जाएगा? पोस्टिंग, जनरलाइजिंग, बैलेंसिंग, या समराइजिंग? आप सभी जानते हैं दोस्तों इसको जनरलाइजिंग कहते हैं। रोजनामचा प्रविष्टि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी लेखांकन अवधारणा ये बताती है कि एक व्यवसाय निकट भविष्य में अनिश्चित काल तक अपनी गतिविधियां जारी रखेगा? ऐसा कौन सा लेखांकन है? ठीक है, अकाउंटिंग है, जहां उसकी अवधारणा ये बताती है कि व्यवसाय निकट भविष्य में अनिश्चित काल तक अपनी गतिविधियां जारी रखेगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसायिक इकाई अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू है, कंटिन्यूस है, तो निकट भविष्य में अनिश्चित काल तक गतिविधियां जारी रहेगा इसमें।
नेक्स्ट है लेखांकन में रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म या विवेकशीलता का सिद्धांत क्या निर्देश देता है। रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म का जो है ना या विवेकशीलता का जो सिद्धांत है वो आपका क्या यहाँ पर बताएगा। सभी भविष्य के लाभों को आशा करें और हानियों के नजरअंदाज करें। सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें और अनर्जित लाभों का नजरअंदाज करें। ऑप्शन नंबर डी लेन देनों को केवल बाजार मूल्य पर रिकॉर्ड करें। या ऑप्शन डी शेयर धारकों से गुप्त आरक्षित को छुपा कर रखें। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें और अनर्जित लाभों को नजरअंदाज करें। ठीक है, रूढ़िवादिता का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट है यदि किसी बिक्री 2 लाख है, यदि बिक्री 2 लाख है और सकल लाभ मार्जिन लागत पर 25% है। कितना बोल रहा है, बिक्री 2 लाख है और जो आपका ग्रॉस है उसका प्रॉफिट है मार्जिन है ना, ग्रॉस मार्जिनल आपको प्रॉफिट जो है वो 25% है। तो बेचे गए माल की वास्तविकता लागत क्या होगी। आप सभी जानते हैं 2 लाख का आप 25% निकाल लीजिए, तो 25% निकालेंगे तो आपका 40,000 आएगा। 40,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, मतलब कि जो उसकी वास्तविक लागत कितनी रहेगी। तो ये आपका 2 लाख से कितना ज़्यादा है दोस्तों, मतलब 40,000 और 2 लाख के बीच में कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, 1,60,000। तो उसकी वास्तविक कीमत 1,60,000 होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला के थ्रू बताता कि COGS बराबर आपका सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट समझने वाली बात है कि 2 लाख रुपए है ना उसकी यदि बिक्री कर रहा है और उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो 1,60,000 ही उसका क्या होगा, वास्तविक लागत होगा। इतना तो आप लोग सभी परसेंटेज निकाले होंगे, आता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 98, किसी व्यक्तिगत ग्राहक, प्रश्न है किसी व्यक्ति को ग्राहक के खाते में क्रेडिट शेष, क्रेडिट बैलेंस होने का क्या अर्थ होता है। क्या है क्रेडिट बैलेंस होने का अर्थ, क्या है, कंपनी के लिए एक संपत्ति, कंपनी द्वारा उसे ग्राहक को देय राशि, अपलिखित किया गया डूबत ऋण या एक उपार्जित व्यय। सही उत्तर क्या होगा, कंपनी द्वारा उस ग्राहक को देय राशि, दायित्व, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक समाधान विवरण BRS। ठीक है, तैयार करते समय यदि आप रोकड़ बही कैश बुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट शेष से शुरुआत करते हैं तो आपका बैंक द्वारा लगाया गया जो ब्याज वो को क्या किया जाना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट है ना, जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, नजरअंदाज या गुणा किया जाएगा। भाई ऐसे में जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र किसी व्यावसायिक फर्म का सटीक त्वरित अनुपात है ना, क्विक रेशियो देता है। चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। देखिए सूत्र किस चीज का पूछ रहा है, इसी को देखना है। व्यावसायिक फर्म का सटीक जो है आपका त्वरित अनुपात, क्विक रेशियो देता है। चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति माइनस स्टॉक बटे चालू दायित्व, चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त व्यय बटे चालू दायित्व, या फिर आपका तरल संपत्तियां बटे कुल ऋण। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस आपका पूर्वदत्त व्यय बटे आपका जो चालू दायित्व है वो। ठीक है, सभी जितना भी आपको बहुत कम फॉर्मूला बताया, बहुत कम सूत्र, बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं कराया, मैं 10-15 न्यूमेरिकल कराया हूँ आप लोगों को ओवरऑल। तो जितने कराए हूँ उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत अधिक न्यूमेरिकल्स आने की संभावना कम है, 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा डायरेक्ट आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न है, तो इसलिए आपका नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे और जो टू द पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है वो भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, वन लाइनर मैं आप लोगों को दिया हूँ, काफ़ी आप लोगों को देखिएगा, जो वन लाइनर जिन्होंने भी PDF खरीदा है उनको वो काफ़ी लाभदायक रहेगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिविजन में भी वो बहुत अच्छा काम आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा दोस्तों। ठीक है, समय रहेगा तो और आपके लिए वन लाइनर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी जितना दिया हूँ उतना बहुत है, पर्याप्त है दोस्तों, उसी को बार बार पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट है ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो की गणना करने का मूल उद्देश्य क्या है। अल्पकालिक तरलता को मापना, दीर्घकालिक वित्तीय शोधन क्षमता और उत्तोलक लीवरेज की जांच करना, स्टॉक आवर्त दक्षता का विश्लेषण करना, परिचालन लाभ मार्जिन का पता लगाना। सही उत्तर है दीर्घकालिक वित्तीय शोधन क्षमता और उत्तोलक लीवरेज की जांच करना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वो सही होगा। ठीक है, माफ करिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है ना, दीर्घकालिक वित्तीय शोधन क्षमता और उत्तोलक लीवरेज की जांच करना। नेक्स्ट है कार्यशीलता पूंजी, वर्किंग कैपिटल को गणितीय रूप से किसके अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसको गणितीय रूप में, मैथमेटिकल रूप में किसके अंतर के रूप में आपका डिफाइन किया गया है। कुल संपत्तियां और कुल दायित्व, आपको बता चुका हूँ, पहले भी न्यूमेरिकल कराया हूँ, वर्किंग कैपिटल्स वाले क्वेश्चन जो निकाले थे अपन ने, है ना, पिछले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों, या आपने PDF नहीं लिया तो ले लीजिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा,
यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों। कुल संपत्तियां माइनस कुल संपत्ति और कुल दायित्व, स्थायी संपत्ति और दीर्घकालिक दायित्व, चालू संपत्ति और चालू दायित्व, या पूंजी और आरक्षित कोष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। नेक्स्ट है सीमांत लागत निर्धारण। मार्जिनल कॉस्टिंग में कुल परिवर्तनीय लागत पर बिक्री मूल्य के अधिकाय को क्या कहा जाता है? शुद्ध लाभ, अंशदान, सम विच्छेद बिंदु, या परिचालन आय। सीमांत लागत निर्धारण, मार्जिनल कॉस्ट में जो कुल परिवर्तनीय लागत पर बिक्री मूल्य के अधिकाय हो, क्या हो? अधिकाय, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है अंशदान, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। नेक्स्ट है वह बिंदु जहाँ किसी उद्यम को ना तो कोई वित्तीय लाभ होता है और ना ही कोई आर्थिक होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सम विच्छेद बिंदु। नेक्स्ट है एक फर्म में वित्तीय उत्तोलक। एक फर्म में वित्तीय उत्तोलक फाइनेंस लेवरेज का सीधा संबंध किसकी उपस्थिति से होता है? परिवर्तनीय परिचालन लागत, स्थिर परिचालन लागत, स्थिर वित्तीय लागत, या उच्च इन्वेंट्री स्तर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वित्तीय लागत, जैसे कि आपका ब्याज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परिचालन व्यय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का प्रमुख उदाहरण होता है? किसका? गैर परिचालन व्यय, नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कॉर्पोरेट लेखादारों को किया गया वेतन, पुरानी संयंत्र मशीनरी की बिक्री पर हानि, कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय के लिए बिजली शुल्क, या डिलीवरी इवेंट पर मूल्यह्रास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुरानी संयंत्र मशीनरी के बिक्री पर होने वाली जो हानि है वो। ठीक है, 107वां प्रश्न देखिए, भारतीय लेखा मानक, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संरचनात्मक रूप से किस वैश्विक ढांचे के साथ अभिसरित कन्वर्ज्ड है? यूएस जीडब्ल्यूएपी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आईएफआरएस, यूके लेखा सिद्धांत, या बासिल मानक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आईएफआरएस। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है व्यवस्थित ऑडिट योजना, निष्पादन और समीक्षा प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से किस रूप से जाना जाता है? व्यवस्थित ऑडिट योजना, निष्पादन और समीक्षा प्रक्रियाओं के सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? प्रमाणन वॉचिंग। देखिए बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समस्या जा ही रहा होगा, उनके लिए भी मैंने पीडीएफ को अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों, तो उनको पीडीएफ भी मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में चाहते हैं। ठीक है, तो जिन्हें भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं, है ना। व्यवस्थित ऑडिट योजना, निष्पादन और समीक्षा प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? वॉचिंग, या फिर अंकेक्षण तकनीक, अंकेक्षण प्रक्रिया, या सतत अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर किस क्या सही होगा? ऑडिटिंग, जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग आपका प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अंकेक्षण प्रक्रियाएं, ऑडिट योजना, निष्पादन और समीक्षा प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप से जो आपको रूप है, व्यवस्थित रूप है, उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, नॉट टेक्निक्स, इट्स अ प्रोसीजर। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट का प्राथमिक और सर्वोपरि उद्देश्य है? सफेदापोश धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाना और उन्हें रोकना, नगद बही में गणितीय पृष्ठों का सत्यापन, वो तो आपका क्या काम करेगा? वो नगद ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, तो करेगा। ऑप्शन सी वित्तीय विवरणों का सत्य और उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू पर राय व्यक्त करना। सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय विवरणों के सत्य और उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू पर राय व्यक्त करना। नेक्स्ट है आपका एक परिचालन ऑडिट जो संपूर्ण वित्तीय लेखांकन अवधि के दौरान लगातार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? लगातार किया जा रहा है तो दोस्तों कॉन्टिन्यूस ऑडिट है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। नेक्स्ट है ऑडिट निष्पादित करने के लिए विशिष्ट निर्देशों वाले ऑडिटर द्वारा तैयार किया गया, किसके द्वारा? विशिष्ट निर्देशों द्वारा ऑडिटर तैयार किया गई एक विस्तृत लिखित योजना को किस रूप में जाना जाता है? ऑडिट ज्ञापन, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट कार्यक्रम, या फिर ऑडिट रिपोर्ट। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट निष्पादित करने के लिए विशिष्ट निर्देश, है ना, जो इंस्ट्रक्शन दिया है वाले ऑडिटर द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत या लिखित योजना जो है वो क्या है? आपका ऑडिट प्रोग्राम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक नई निगमित गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पहले वैधानिक ऑडिटर को नियुक्त करने के लिए कानूनी रूप से कौन अधिकृत है? ठीक है, एक नई निगमित गैर सरकारी है दोस्तों, तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के भीतर करेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के अनुसार एक सूचीबद्ध कंपनी में किसी व्यक्तिगत ऑडिट फर्म के लिए अधिकतम निरंतर कार्यालय में कितना अनुमत है? 5 लगातार वर्षों का एक कार्यकाल, 5 लगातार वर्षों के 2 कार्यकाल, 3 लगातार वर्षों के 3 कार्यकाल, बिना किसी कूलिंग ऑफ अवधि के 10 निरंतर वर्ष। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
5 लगातार वर्षों का एक कार्यकाल होता है दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के अनुसार एक सूचीबद्ध कंपनी में किसी व्यक्तिगत ऑडिट फर्म के लिए अधिकतम न्यूनतम कितना कार्यकाल होगा? तो मात्र उसका 5 लगातार वर्षों का होगा। लगातार को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(1) के तहत एक ऑडिटर के पास कानूनी अधिकार है कि वह सभी समय पर क्या देख सके? केवल अंतिम खाते की पुस्तक, खाते की पुस्तक, प्रमाणक, वाउचर्स और रिकॉर्ड, केवल प्रबंधन निदेशक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमोदित दस्तावेज, या केवल चालू वर्ष के वित्तीय रिकॉर्ड। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, खाते की आपके जो पुस्तक है, प्रमाणक, वाउचर्स है और रिकॉर्ड सभी दिखेगा। नेक्स्ट, यदि ऑडिटर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी के कारण सत्य और उचित दृष्टिकोण नहीं है देते, तो उसे कौन सा रिपोर्ट जारी करना चाहिए? यदि ऑडिटर इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि वित्तीय विवरण भौतिक है ना गलत बयानी के कारण सत्य है और उचित दृष्टिकोण नहीं देते हैं, तो उसे कौन सी रिपोर्ट जारी करेगा? अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अशोधित राय, मर्यादित राय, प्रतिकूल राय या राय की परित्याग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? प्रतिकूल राय, एडवर्स ओपिनियन देगा ऐसे कंडीशन में वो। ठीक है, जब उसका भौतिक गलत बयानी के कारण सत्य और उचित दृष्टिकोण नहीं देता, तो उसे रिपोर्ट कौन सा करेगा? एडवर्स ओपिनियन। अगला है सहायक दस्तावेजों और रसीदों का उपयोग करके खाते की पुस्तकों में प्रविष्टियों की प्रामाणिकता की जांच करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहायक जो आपके है ना सहायक और दस्तावेज हैं और उनके जो रसीदों हैं, इसको उपयोग करके खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए, तो जब जांच करने की बात आ रहा है तो उससे यहाँ पर क्या हो गया? प्रमाणन हो गया आपका, वाचिंग। ठीक है, रसीदों के आपका और सत्यापन बोलता हूँ, सहायक दस्तावेज और रसीदों का उपयोग करके खातों की पुस्तकों में जो प्रविष्टियां हैं उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए, प्रामाणिकता की जांच करने के लिए आपका वाचिंग का इस्तेमाल करते हैं, प्रमाणन करने के लिए। बात किसका है यहाँ पे? प्रामाणिकता की जांच करना है तो वाचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कानूनी विशेषज्ञ द्वारा लोकप्रिय रूप से अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी या आत्मा कहा जाता है? तो वाचिंग को कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रमाणन, वाचिंग, इसको अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी या फिर आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 118वां देखिए, संपत्ति परीक्षा के संदर्भ में सत्यापन वेरिफिकेशन में इस पर देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपका इजी क्वेश्चन है। अब इसको भी आदमी गलत करके आएगा ना, तब वो फिर दिक्कत है, समस्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका संपत्ति परीक्षा के संदर्भ में सत्यापन वेरिफिकेशन में स्पष्ट रूप से क्या जांचना शामिल होता है? संपत्ति का स्वामित्व, कब्जा और अस्तित्व, केवल गणितीय लागत, मूल्यह्रास गणना या केवल संपत्ति का भौतिक स्थान। 118 का ए भाई, संपत्ति का स्वामित्व, कब्जा और उसका अस्तित्व वेरिफिकेशन में स्पष्ट रूप से जांचना रहता है। 119वां प्रश्न देखिए, कंपनी के भीतर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना और बनाए रखने के लिए अंतिम रूप से कौन जिम्मेदार होता है? स्टेचुरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, मैनेजमेंट या शेयरधारक? देखिए अंतिम रूप से कौन होगा दोस्तों? मैनेजमेंट ही होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है अंतिम रूप से आपका कौन है? कंपनी का जो प्रबंधन होता है वही जिम्मेदार होता है दोस्तों। 120वां देखते हैं, एक विशिष्ट गैर नियमित उद्देश्य के लिए अभिलेखों की एक गहन आलोचनात्मक और विशिष्ट वस्तुनिष्ठ जांच को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आंतरिक अंकेक्षण, अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन, दक्षता अंकेक्षण या वैधानिक अंकेक्षण? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन। एक विशिष्ट और गैर नियमित उद्देश्य की अभिलेखों की एक गहन और आलोचनात्मक और वस्तुनिष्ठ जांच के लिए इसमें वर्गीकृत किया जा रहा है आपका अनुसंधान, है ना। नेक्स्ट है, एक ऑडिटर को आमतौर पर एक चौकीदार कुत्ता माना जाता है। ठीक है, ना शिकारी चौकीदार कुत्ता माना जाता है, ना कि शिकारी कुत्ता। ठीक है, बिल्कुल ये प्रसिद्ध न्यायिक टिप्पणी किस ऐतिहासिक है? आपको पहले बता चुका हूँ, किंगस्टन कॉटन मिल्स, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, उधार खरीद लेनदेनों को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्राथमिक प्रमाणक वाउचर्स के रूप में कार्य करता है? आपूर्ति से प्राप्त चालान, माल प्राप्ति नोट या जारी किया गया क्रैश आदेश या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों उसका आंसर? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी जो आपका चालान है उस पर जीआरएन और पीओ भी सहायक उसमें प्रमाणक होते हैं, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 123वां, एक ऑडिटर को ऑडिट की जांच जाने वाली इकाई से स्वतंत्र होना चाहिए। एक ऑडिटर को ऑडिट की जांच वाली इकाइयों से स्वतंत्र होना चाहिए। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि ऑडिटर व्यावसायिक संशयवाद और वस्तुनिष्ठता के साथ कार्य करे, प्रबंधन द्वारा किए गए सभी निर्देशों का पालन करें, उच्चतम संभव ऑडिट शुल्क वसूले या मानक नमूनाकरण तकनीकों का उपयोग करें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक संशयवाद और वस्तुनिष्ठता के साथ वो क्या काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जोखिम कि एक ऑडिटर ये निष्कर्ष निकालेगा
कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है जबकि वह वास्तव में गलत है, किस रूप में जाना जाता है। एक जोखिम की एक ऑडिटर है, ये निष्कर्ष निकालता है ना, कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है, ठीक है, जबकि वह वास्तव में है गलत। मतलब वो देख रहा है कि ये तो मतलब गलत नहीं है, ये बोल रहा है फ्री है, मतलब कि इसमें कोई भी आपका गलत चीज़ नहीं है, पर कि वास्तव में गलत है। 21 रूप में जाना जाएगा। अंतर्निहित जोखिम, नियंत्रण जोखिम, प्रकटीकरण जोखिम या अंकेक्षण जोखिम। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क या ऑडिट रिस्क। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट रिस्क। ठीक है, देखिए ऑडिट रिस्क बराबर क्या होता है आपका, अंतर्निहित जोखिम गुणे नियंत्रण जोखिम या प्रकटीकरण जोखिम। ठीक है, तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऑडिट रिस्क के अंतर्गत ही आपका क्या आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा दोस्तों। ऑडिट रिस्क बराबर आपका जो हो गया इनहेरेंट रिस्क, याद रखेंगे इनहेरेंट प्लस आपका कंट्रोल रिस्क और साथ ही साथ आपका डिटेक्शन भी रिस्क भी आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकटीकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है दोस्तों, डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ऑडिट कार्य पत्र, ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स कानूनी और व्यावसायिक रूप से किसकी संपत्ति हो, एक ऑडिटर की होती है, पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, याद रखेंगे। स्वतंत्र अंकेक्षक की ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है सबसे बड़ी, कानूनी और व्यावसायिक रूप से इसकी संपत्ति है आपका ऑडिटर की होती है। नेक्स्ट है आंतरिक ऑडिट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंटरनल आपका जो ऑडिटिंग है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सभी छोटे मालिकाना व्यवसायों के लिए है। आंतरिक ऑडिटर की नियुक्ति सीधे शेयरधारकों द्वारा की जाती है। ये प्रबंधन के लिए एक निरंतर समीक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। वैधानिक ऑडिटर सभी आंतरिक ऑडिट निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रबंधन के लिए एक निरंतर समीक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। क्या चीज आपका आंतरिक ऑडिट है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री के मूल्यांकन का सत्यापन महत्वपूर्ण है। इन्वेंट्री के मूल्यांकन का सत्यापन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेंट्री सीधे किसको प्रभावित करती है, सकल राजस्व और शुद्ध लाभ का निर्धारण, तुलन पत्र में तरलता की प्रस्तुति, ए और बी दोनों, या केवल स्थायी संपत्तियों की गणना। सही है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सकल राजस्व और शुद्ध लाभ का निर्धारण, साथ ही साथ तुलन पत्र में तरलता की प्रस्तुति। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यावसायिक अंकेक्षण शर्तों में स्वच्छ रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट क्या है। रिसाइकल पेपर पर छपी एक रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट जिसमें अशोधित सकारात्मक राय अनक्वालिफाइड ओपिनियन हो, एक रिपोर्ट जो मामूली लिपि की त्रुटियों को नोट करती है, या पूरी तरह से क्लाइंट के आंतरिक प्रबंधन द्वारा लिखित होती है रिपोर्ट होती है जो। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक ऑडिट रिपोर्ट जिसमें अशोधित या फिर सकारात्मक राय अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है, क्लीन रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है किसी मौजूद कॉर्पोरेट कंपनी के लिए एक नया वैधानिक ऑडिट शुरू करने से पहले एक ऑडिटर को क्या कदम उठाना चाहिए, है ना। सुनिश्चित करें कि विवाद नियुक्ति पत्र संसाधित है, यदि लागू हो तो पिछले ऑडिटर के साथ संवाद करें, आंतरिक संरचनाओं और आपका शासी दस्तावेजों का अध्ययन करें, या उपरोक्त सभी। भाई सही सबसे क्या है, उपरोक्त सभी कामों को करें। सुनिश्चित करें कि विवाद नियुक्ति पत्र संसाधित है, यदि लागू हो तो पिछले ऑडिटर से वो संवाद कर लें, आंतरिक संरचना और उसके शासी दस्तावेजों का अध्ययन भी करें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतिम वित्तीय विवरणों में विंडो ड्रेसिंग का आमतौर पर क्या अर्थ होता है। इसमें अंतिम वित्तीय विवरणों में विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। ऑडिट निरीक्षण से पहले कार्यालय की खिड़कियां साफ करना, बेहतर वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए खातों में कृत्रिम हेरफेर करना, लेन देनों को ठीक उसी तरह रिकॉर्ड करना जैसे वो होते हैं, या फिर सभी महत्वपूर्ण आकस्मिक दायित्वों को खुलासा करना। सही उत्तर है दोस्तों, बेहतर वित्तीय स्थिति दिखाने के लिए खातों में आपका मतलब कृत्रिम हेरफेर करना, यही आपका विंडो ड्रेसिंग कहलाता है। अंतिम आपका वित्तीय विवरणों में विंडो ड्रेसिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त आरक्षित कोष सीक्रेट रिजर्व का वर्णन करता है। सुरक्षित तिजोरियों में छुपा हुआ धन, आरक्षित कोष को मौजूदा है लेकिन तुलन पत्र में प्रकट नहीं किया गया, कॉर्पोरेट और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए आरक्षित कोष, या शेयर जब्त करने से बनाए गए पूंजीगत आरक्षित कोष। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित कोष जो मौजूद है लेकिन तुलन पत्र में प्रकट नहीं किया गया है, यही आपका सीक्रेट रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई प्रमाणक वाउचर गायब हो तो ऑडिटर को लेन देन को सत्यापित करने के लिए क्या करना चाहिए। लेन देन को तुरंत बट्टे खाते में डाल दें, इंपॉर्टेंट है भी ना, समझिएगा। वाउचर अगर गायब हो, प्रमाणक अगर गायब हो तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए लेन देन की सत्यापित करने के लिए, लेन देन को तुरंत बट्टे खाते में डाल दें। एक प्रमाणिक डुप्लीकेट, देखिए बहुत कॉन्सेप्ट बताए आप लोगों को, हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे, मैं 70% कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ही बताया हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए इन द सेट्स, मतलब आपको टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन तो आपको बनेंगे ही,
जो कॉन्सेप्चुअल बताया हूँ वो भी आपको बनना चाहिए दोस्तों। जिन्होंने बारीकी से मेरी बातों को पढ़ा है, सुना है, देखा है वीडियो, उनसे ये प्रश्न बनेगा ही। ठीक है, जो बेसिक क्लासेस मैंने दिया है उसमें पूरा आपको डिटेलिंग के साथ मैं समझाया हुआ है, पूरा लिख करके आपको बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा दोस्तों। तुरंत लेन देन को तुरंत बट्टे खाते में डाल दें, या फिर एक प्रमाणिक डुप्लीकेट या वैकल्पिक दस्तावेज प्रमाण का अनुरोध करें, तत्काल प्रतिकूल ऑडिट राय जांच करें या मामले की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस को दें। 132 का आंसर है दोस्तों, एक प्रमाणिक डुप्लीकेट या वैकल्पिक दस्तावेज प्रमाण का अनुरोध करें। ठीक है, प्रमाणक वाउचर गायब होता है तो ऑडिटर को लेन देन की सत्यापित करने के लिए एक क्या करना चाहिए, प्रमाणिक डुप्लीकेट या वैकल्पिक दस्तावेज प्रमाण का अनुरोध करना चाहिए। नेक्स्ट है टीमिंग एंड लीडिंग, पहले भी कराया हूँ। टीमिंग एंड लेंडिंग एक धोखाधड़ी की विधि है। किसकी विधि है? धोखाधड़ी की विधि। इसका उपयोग मुख्य रूप से किसके गबन के लिए किया जाता है? स्थायी संपत्तियां, कच्चा माल, नगद प्राप्तियां या कार्यालय आपूर्ति। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, नगद प्राप्तियां। कैश रिसिप्ट्स हैं उसको गबन करने के लिए, गायब करने के लिए इसको किया जाता है। टीमिंग एंड लेंडिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पूरा कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें बता दी हूँ और एकदम फैक्चुअल चीज़ें भी बताई दी हूँ। नेक्स्ट, ऑडिट नोटबुक का मुख्य उद्देश्य किसका रिकॉर्ड रखना चाहिए? ऑडिट नोटबुक का मुख्य उद्देश्य किसका रिकॉर्ड रखना है? ऑडिट के दौरान उठाए गए पूछताछ और प्राप्त स्पष्टीकरण का, ऑडिट स्टाफ की दैनिक उपस्थिति का, ऑडिट द्वारा किए गए जो व्यक्तिगत खर्च है उसका, या निदेशकों की निजी संपर्क के विवरण का। किसका करेंगे? ऑडिट के दौरान उठाए गए जो पूछताछ है और प्राप्त जो स्पष्टीकरण है उसका। नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण, जो कॉस्ट ऑडिट ये सत्यापित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि कंपनी न्यूनतम आयकर का भुगतान कर रही है। कॉस्ट ऑडिटिंग ये सत्यापित करने के लिए किया जाता है ना, कि जो कंपनी न्यूनतम आयकर का भुगतान कर रही है, या लागत रिकॉर्ड और विनिर्माण सिद्धांतों को सही ढंग से बनाए रख रही है ना, या प्रत्यक्ष लाभांश बाजार की उम्मीदों से मेल खाते हैं, या फिर कॉर्पोरेट निवेश सुरक्षित करती है। सही उत्तर है आपका लागत रिकॉर्ड और विनिर्माण सिद्धांतों को सही ढंग से बनाए रखा गया है। ठीक, अगला है एक संगठन को प्रबंधन अंकेक्षण मैनेजमेंट ऑडिट कौन करता है? केवल सरकारी कर निरीक्षक। देखिए एक संगठन में है ना, प्रबंधन अंकेक्षक मैनेजमेंट ऑडिट कौन करता है? केवल सरकारी कर निरीक्षक, स्वतंत्र प्रबंधन सलाहकार या विशेषज्ञ, लेखा विभाग के कनिष्ठ लिपिक, या मामूली लेनदारों के प्रतिनिधि। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, स्वतंत्र प्रबंधन सलाहकार या विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अंकेक्षण एनवायरमेंटल ऑडिट में एक उद्यम के किसका विश्लेषण करना शामिल है? स्थानीय श्रम नियमों के साथ वित्तीय अनुपालन का, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र और संरक्षण कानूनों के परिचालन प्रभाव का, समग्र शेयर बाजार प्रदर्शन का, या अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम और संरक्षण कानूनों पर परिचालन प्रभाव का। अगला है आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा करदाता ऐसे इस शब्द को परिभाषित करती है? इंपॉर्टेंट है ये भी। आयकर अधिनियम जो होता है 1961 में जो करदाता होते हैं वो उसको परिभाषित करती है। धारा 2(7), धारा 2(9), धारा 3(6) बताइए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए। देखिए हालांकि आपका जो टैक्स है इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं कुछ आपका जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेस्ट है उसको टैक्स है उसको भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कर उद्देश्य के लिए एक व्यक्तिगत करदाताओं की आवासीय स्थिति रेसिडेंशियल स्टेटस किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? नागरिकता की स्थिति, प्रासंगिक अवधियों के दौरान भारत में शारीरिक प्रवास की अवधि, जन्म स्थान या प्रत्येक संपत्ति का स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन सी आय पूरी तरह से कर मुक्त है? याद रखेंगे भारत में कृषि आय जो है वो पूरी तरह से आपका कर मुक्त होती है। किसी संपत्ति के अनाधिकृत किराए अनरिलाइज्ड रेंट की वसूली के बाद उस पर जो कि शीर्ष के तहत कर लगाया गया वो कैसा है दोस्तों? तो याद रखेंगे वो आपका मकान संपत्ति से आया हुआ जो है वही टैक्स होता है। ठीक है, किसी संपत्ति के अनाधिकृत किराए अनरिलाइज्ड रेंट की वसूली के बाद उस पर जो मकान संपत्ति से आया है उसी पर ही लगाया गया कर लगाया जाता है मतलब। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। धारा 24(1) के तहत मकान संपत्ति की शुद्ध वार्षिक मूल्य एनयू पर उपलब्ध मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रतिशत क्या है? मैं पहले भी बताया हूं दोस्तों 30%। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आयकर अधिनियम के तहत व्यावसायिक आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है? व्यवसाय में प्रयुक्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास, करदाता द्वारा भुगतान किया गया आयकर, कर्मचारियों के लिए पारंपरिक त्यौहार के खर्च, या व्यावसायिक ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज। ठीक है, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करदाता द्वारा भुगतान किया गया आयकर। ठीक है, नेक्स्ट है 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई आवासीय मकान संपत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अल्पकालिक पूंजीगत लाभ,
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, आकस्मिक राजस्व आय या कर मुक्त पूंजीगत प्राप्ति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, LTCG। नेक्स्ट है, एक कॉर्पोरेट संयुक्त स्टॉक कंपनी का मूल प्राथमिक संवैधानिक चार्टर दस्तावेज कौन सा है? अंतरनियम, विवरण पत्रिका, पार्षद सीमा नियम या विवरण पत्रिका के स्थान। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के निदेशकों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो आपके डायरेक्टर्स हैं उसकी न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? न्यूनतम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हर साल अपने शेयर धारकों को एक अनिवार्य बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसे क्या कहा जाता है? तो मैं पहले भी बताया हूँ, वार्षिक आम बैठक, AGM, एनुअल आपका जनरल मीटिंग जो होता है उससे बोलते हैं, ठीक है। एक मतलब हर साल अपने शेयर धारकों को एक अनिवार्य बैठक करनी जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है, धारा 174 के तहत निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक को कानूनी रूप से मान्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये भी कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है ना, धारा 174 के तहत, कौन सी धारा? 174 के तहत निदेशक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक की कानूनी रूप से मान्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति कोरम कितना है? गणपूर्ति कितना होगा? कुल संख्या का 1/3 या 2 निदेशक जो भी अधिक हो, या फिर कुल संख्या का आधा, या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 5 निदेशक, या सभी निर्वाचित निदेशक। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका 1, कुल संख्या का 1/3 या निदेशक जो भी अधिक हो, 2 निदेशक या जो भी अधिक हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कुछ लाभदायक उद्यमों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं CSR पर अपने औसत शुद्ध लाभ कम से कम कितने प्रतिशत खर्च करने होते हैं? पहले भी बताया हूँ 2% उसको खर्च करना ही होगा, ठीक है, इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी के लिए। नेक्स्ट है, समापन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति एकत्र करना, समापन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति एकत्र करना या फिर ऋणों का निपटान करना या अधिशेष धन वितरित करने के लिए अदालत या लेनदारों द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? प्रबंधक निदेशक, कंपनी के सचिव, आधिकारिक परिसमापक या वैधानिक अंकेक्षक। सही उत्तर है दोस्तों आधिकारिक परिसमापक, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। हमने जितना भी सेशंस किए हैं, जितने भी क्लासेस किए हैं, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। आप लोग ज़रूर से उसे पढ़ लीजिएगा क्लास नंबर 1 से, यदि आपके पास समय होगा तो। समय नहीं होगा तो आप लोग PDF मैं अभी फिर से फोर्स करूँगा, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े ना वो लोग पढ़ लें, क्योंकि काफ़ी प्रश्न हम लोग ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे डील किया है। इसमें आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको सभी PDF दे दिया जाएगा, और इसके साथ 1 लाइनर भी दे दिया जाएगा दोस्तों। और जो लोग पहले से बाय कर चुके हैं और जिन्होंने वीडियो देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ अब रिविज़न पर ही फोकस करें, सिर्फ पढ़ना पलटाएं दोस्तों, नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो है और जो सेक्शन वाला जो है, और तीसरा फॉर्मूला, किसको मैंने बोला दोस्तों, एक तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो पढ़ना है आपको, दूसरा जो आपको सेक्शन है ना, इसे देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और तीसरा जो आपका फॉर्मूला है, ताकि आपको मेन फॉर्मूला याद रहे, तभी आपका बन पाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज़ों को आप लोगों को परीक्षा के 1-2 दिन पहले देख के जाना है। और मैं आप लोगों के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो है इसकी क्लास कर लेके आऊँगा। ये आपका CG का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इससे भी प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा है, तो इसलिए मैं इसके लिए विशेष क्लास लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा 100-200 प्रश्नों को आपको करा दूँ, ताकि आपका पूरा इसमें इंक्लूड रहेगा आपका डेटा भी। डेटा मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे जो आंकड़ा है ना, वो भी आपका इंक्लूड रहेगा दोस्तों, तो आपसे प्रश्न वहाँ पे बन जाए, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों को 100% यहाँ पे तैयारी करवाया गया दोस्तों, है ना। और आप लोग अच्छा रिजल्ट दीजिएगा, मेहनत कीजिए बढ़िया से, ठीक है। बार बार रिवीजन करिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है अब आप लोगों को एक तरीके से आपको पुराना चीज़ों को रिवीजन करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? आंकड़ा पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊँगा छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि इकोनॉमिक सेक्शन वाला जो था, इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है उसका जो सेक्शन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक रहता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर से कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों का जो मेनली शिक्षक भर्ती और जो आपका CG सेट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। और साथ ही साथ अगर व्यापम के जो CG व्यापम का जो कुछ पोस्ट आता है, ABO का हो गया, ADO का होगा, उसके लिए भी तैयारी यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है।
तो चैनल पर बने रहें दोस्तों, यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। और देखिए आज के आपका जो एग्ज़ाम है 5 तारीख को, तो आप लोगों को ना अभी तक कुछ कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव रहना है यहाँ पर। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना दोस्तों, और तो क्या होता है, कोई कभी कुछ पढ़ के नहीं जाता, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है तो भी वो ना सही करके आ जाता है। उसका लक इतना साथ, पहले इतना मेहनत किया हुआ रहता है ना, सिर्फ रिवीजन करके जाता है कि कुछ भी नहीं पढ़ के जाता है, पहले से भी पढ़ा हुआ है तो भी क्या है ना, लक साथ दे देता है दोस्तों। तो लक बहुत मैटर करता है, इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करिए, है ना, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा काम करिए, है ना। मैं जैसे कि आपको बोला, एक अच्छा काम क्या है, आप लोग जैसे एग्ज़ाम हो जाए तो दोस्तों जा करके वृक्ष लगा दीजिएगा 3-4। वृक्ष लगाने से हमारी पृथ्वी बचेगी, काफ़ी लोगों को हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, आप सभी समझ सकते हैं। तो पेड़ जरूर से लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, पानी पिलाइए, ये सभी चीज़ें आपके हाथ में है। तो अच्छे काम करेंगे तो आपका लक भी अच्छा रहेगा दोस्तों। और आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। एक पोस्ट मान के चलिए आपका है दोस्तों। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, पूरे वीडियोस आप लोग देख लीजिए एक बार। वीडियो नहीं देख सकते हैं, PDF खरीदिए और PDF को आप लोग क्या कर लीजिए, रट डालिए, पढ़ लीजिए उसको। यही चीज़ मैं कहूँगा, है ना। रिवीजन करिए बार बार, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या हो तो आप लोगों को। एक क्लास बस और आएगा आपको लोगों का इकोनॉमिक सर्वे वाला, और बाकी मैंने अपने तरफ से पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया आप लोगों का, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी जहाँ भी ऑडिटर और सब ऑडिटर का पेपर का आया हुआ प्रश्न है उसको भी मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। तो आप लोग पॉजिटिव होके जाइए और ये मान के चलिए कि आपका पेपर बन जाएगा। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा आपके साथ। नींद अच्छा लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, पैनिक होने से आपका पेपर बिगड़ेगा। हड़बड़ाइए मत। आपको क्या करना है, नींद अच्छा लेना है पहला चीज़ तो, ठीक है। तो रिवीजन करना है आपको, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर पार्टी में नहीं जाना है, हैवी खाना नहीं खाना है, हैवी आपको हैवी वगैरह खाना नहीं खाएं, और नींद अच्छा लेना ज़रूरी है। और सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा आपके साथ। मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।